Hello, friends. Welcome to all of you on this India's largest learning platform. और ये आप जानते हैं कि इस जो अन अकेडमी का ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जुड़ करके उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के देश भर के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस की, आप किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उसकी तैयारी के लिए आपको ये एजुकेटर्स अवेलेबल रहेंगे। यहाँ आप मेरे साथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। और ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं समीर आत्मज मिश्र नाम है मेरा, और पिछले 15 साल से मैं देश के दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, यहाँ तमाम जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाले, वहाँ से मैं जुड़ा रहा हूँ, वहाँ मैं पढ़ाता रहा हूँ लगातार। कुछ किताबें भी मैंने लिखी हैं, निबंध मंजूषा उनमें एक है, मैग्रा हिल से पब्लिश्ड है, मैग्रा हिल से कुछ और किताबें हमारी पब्लिश्ड हैं। आप उनको पढ़ते होंगे, आपने पढ़ी भी होंगी। मुझसे आप डायरेक्टली जुड़ने के लिए आप मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कोई चीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप मुझसे इस लिंक के ज़रिए जुड़ सकते हैं, और मेरे जो लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल्स हैं, वो भी आप यहाँ से पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी के बारे में आपको बहुत सारी बातें मालूम है, मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ डेली लाइव क्लासेस इससे जुड़ करके ले सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, और क्विज़ेस होती रहती हैं, टेस्ट होते रहते हैं। तमाम जो बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में आपका क्या परफॉर्मेंस है, उसको जज करने का भी एक प्लेटफॉर्म ये है। इसके अलावा आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, उनके साथ जुड़ने का, उनसे पढ़ने का, और उनसे आपके इंटरेक्शन का मौका मिलता है आपको। बहुत सारे कोर्सेज इसमें डिज़ाइन किए गए हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले, पॉलिटी में 32 कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, हिस्ट्री में 30 कोर्सेज हैं, और भी लगभग जितने भी टॉपिक्स हैं सारे में ये फैसिलिटी आपको उपलब्ध है, ये सारी सुविधाएं। सब्सक्रिप्शन का इसके कई तरीके के, यानी कई मॉड्यूल्स हैं सब्सक्रिप्शन के जो आप ले सकते हैं। 6 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लें, आपको मैं बता दूं कि ये जो कोड है SM123, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा 10% डिस्काउंट का, और जिस भी मॉड्यूल में आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे। यहाँ मैं आपको आइकॉनिक कोर्स के बारे में बता दूं कि एक प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स में आपको सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं मिलती हैं, और उनमें जो एक ख़ास फैसिलिटी है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बड़ी, एक तरह से कह लीजिए कि मुश्किल होती है, लेकिन वो आपको अवेलेबल होती है। वो ये है कि यहाँ पे आप पर्सनल कोचिंग आपको एजुकेटर्स के साथ मिल जाती है। जिन भी एजुकेटर्स से आप पर्सनल कोई जानकारी लेना चाहें, उनसे कम्युनिकेट करना चाहें, उनसे आप अपनी कोई क्वेरीज रखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो फैसिलिटी आपको इस आइकॉनिक कोर्स में है। उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कि इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। टेस्ट की और जो क्विजेज हैं, वहाँ उनके पार्टिसिपेशन का इसमें आपको और बेहतर तरीके से मौका मिलता है। दूसरी एक चीज़ और ये है कि आइकॉनिक कोर्स में आप जो फीडबैक है अपने बारे में, वो अपने फैकल्टी से, अपने जो एजुकेटर हैं, उनसे आप डायरेक्टली ले सकते हैं। और यहाँ भी आप जब सब्सक्रिप्शन लें तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये SM12। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की। उसका पहला पार्ट ये था कि इंडिया इन 18th सेंचुरी। मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम एंटर करते हैं, तो सबसे पहले बात यह है कि उस समय की सिचुएशन क्या थी भारत की। पॉलिटिकल सिचुएशन भी, इकोनॉमिक सिचुएशन भी, सोशल जो सिचुएशन थी वो भी, तमाम तरीके की यहाँ पे किस तरीके की स्थितियाँ थी जब यूरोपियंस भारत में आते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले स्टडी किया लेटर मुगल्स को। लेटर मुगल्स 1707 के बाद, जो औरंगजेब के बाद धीरे धीरे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था इंडिया का, यानी मुगल एम्पायर का, वो डिसेंट्रलाइज हो रहा था।
डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि सेंटर जब कमजोर होता है, ये मैं डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस अब की बात नहीं कर रहा हूं। अब तो डिसेंट्रलाइजेशन एक अलग चीज है, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, स्टेट्स भी सबकी अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, सबकी अपनी लाइबिलिटीज बताई गई हैं, सबकी अपनी लिमिटेशंस बताई गई हैं। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब जीत और हार तय करती थी कि कौन रूलर होगा और कौन रूलिंग से बाहर होगा। तो उस वक्त की जो बात है कि सेंटर जब मजबूत होता था, तो जितने भी जो सीमावर्ती राज्य होते थे, वो उसकी अधीनता में रहते थे। नहीं रहते थे, अगर वो कोशिश करते थे, रिवोल्ट करते थे, अलग होने की कोशिश करते थे, तो मजबूत केंद्र जो है या मजबूत जो किंगडम होता था, मजबूत शासक होता था, सुल्तान होता था, बादशाह होता था, वो उनको उनके रिवोल्ट को दबा देता था। लेकिन जब सेंटर कमजोर होने लगता था, तो फिर स्टेट्स उसका फायदा उठाते थे, क्योंकि अगर कमजोर सेंटर है तो इतनी जल्दी से आकर के 200, 400, 600, 800, 1200 किलोमीटर दूर किसी भी स्टेट के रिवोल्ट को दबा नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हुए करते थे। तो जब ये लेटर मुगल्स, औरंगजेब के बाद जब हिंदुस्तान की स्थिति कमजोर होने लगी पॉलिटिकली, मुगल एम्पायर उतना मजबूत नहीं रह गया, तो जितने भी जो सीमावर्ती राज्य थे उन्होंने अपनी स्वाधीनता घोषित करनी शुरू कर दी। तो उसमें हमने आपको लेटर मुगल्स में कौन कौन से थे, यानी औरंगजेब से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, हमने आपको बहुत सारी चीजें पिछले लेक्चर में, इसका जो लेक्चर पार्ट 1 था, इस इंडिया इन 18th सेंचुरी का पार्ट 1 था लेटर मुगल्स। उसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑटोनॉमस स्टेट्स की, और देन जो इसका लास्ट टॉपिक होगा उसमें हम इस पीरियड में 18th सेंचुरी में जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनकी चर्चा हम करेंगे। तो लेटर मुगल्स की चर्चा के बाद हम बात करते हैं ऑटोनॉमस स्टेट्स की। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स थी, ये 1707 यानी औरंगजेब की डेथ के बाद ही ये शुरू हो गई। कई सारे जो स्टेट्स के बड़े जिनको सूबेदार बनाया गया था, उनकी सेवाएं मुगल एम्पायर में, यानी यहाँ जो दिल्ली में भी ली जाती थी। कभी उनको सूबेदार बना के भेज दिया जाता था, कभी वजीर बना करके, यानी जो एक सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हम लोग आज देखते हैं, इस तरह की व्यवस्था उस समय थी। लेकिन जब मुगल शासक कमजोर होने लगे, तो और स्टेट वाले जो सूबेदार थे, वो ज्यादा एक्टिव थे, ज्यादा वो पावरफुल थे, ज्यादा टैलेंटेड थे, तो वो उन्होंने फिर अलग जाकर के अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला स्टेट हम लेते हैं, स्टडी करते हैं इसको, हैदराबाद को। हैदराबाद को निजामुल मुल्क थे। निजामुल मुल्क इनको कहा जाता था, इनका नाम था चिनकिलिच खां। इनको निजामुल मुल्क की पदवी दी गई थी, लेकिन नाम इनका एक्चुअली था चिनकिलिच खां। 1722 में ये मुगल एम्पायर में ये वजीर बनाए गए, और मोहम्मद शाह उस समय एम्पेरर थे, मुगल एम्पेरर थे। उनके समय में इन्होंने जो उस वक्त लेटर मुगल्स में ये हुआ था कि कई सारे वजीर या सामंत जो होते थे, उन्होंने मुगल क्राउन के मेंबर्स को किंग बनाने में, राजा बनाने में, बादशाह बनाने में भूमिका अपनी निभाई। उन्हीं में से एक किंग मेकर्स थे सैयद ब्रदर्स, जिनकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। इन सैयद ब्रदर्स को हराया था, या इनका जो एक ऑरा था, इनका जो इम्पोर्टेंस था वहाँ पे मुगल शासक के यहाँ, उसको इन्होंने ख़त्म किया, सैयद ब्रदर्स को मरवाया। और उसके बाद निज़ामुल मुल्क की ताकत इस मुगल एम्पायर में, किंगडम में, इस राज्य में और ज़्यादा बढ़ गई। इनको मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। दक्कन के सूबेदार की इनके पास एडिशनल जिम्मेदारी थी। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां राज दरबार में चल रही थी, मुगल राज दरबार में, कि कभी शासक का कोई दूसरा रिश्तेदार दावेदारी पेश कर देता था बादशाह बनने की, कभी ये, यानी जिस तरह की कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी वहां पे, विद इन रॉयल फैमिली भी और आउटसाइड द रॉयल फैमिली भी, यानी जो सामंत वगैरह थे उनके बीच में भी ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। उसको देखते हुए ये निजामुल मुल्क ये चला आया 1724 के आसपास अपना दक्कन में, जहां का वो सूबेदार था।
वहाँ पे उसने एक नए स्टेट की कह लीजिए नींव डाली, जिसको हैदराबाद कहते हैं। हैदराबाद शहर की स्थापना कराई और वहीं पर फिर वो रह गया। फिर वो दोबारा लौट करके वज़ीर बन करके यहाँ पे अपनी भूमिका निभाने नहीं आया। इसने अपने इंडिपेंडेंस को अनाउंसमेंट तो नहीं किया, यानी घोषित तौर पर इसने अपने को हैदराबाद का अलग से निज़ाम या राजा घोषित नहीं किया, लेकिन ही वर्कड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। उसने काम वैसे ही किया। इंडिपेंडेंट रूलर का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट रूलर का मतलब होता है कि वो अपने सारे फैसले अपने से लेता है। जब तक ये स्टेट्स मुगल साम्राज्य के अधीन रहे, तो ये अपने से किसी जागीरदार की और अपने से नीचे के ऑफिसर्स जो होते थे, उनका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते थे। किसी स्टेट से, नेबरिंग स्टेट से या किसी बाहर जो कोई भी पावर है, उसके साथ अगर कोई बैटल करना है, कोई लड़ाई करनी है, कोई संधि करनी है, ट्रीटी करनी है, तो ये अपने से नहीं कर सकते थे। इसके लिए सेंट्रल या मुगल किंगडम से इनको परमिशन लेनी पड़ती थी, एम्पायर से। उसके बाद ये कोई फैसला ले सकते थे। लेकिन चिनकिलिश खां ने बिना इंडिपेंडेंट रूलर होने की घोषणा करते हुए भी अपने से इंडिपेंडेंट वार्स भी इसने किए, संधियां भी की और जागीर्स भी बांटे, इजारेदारी व्यवस्था को भी खूब बढ़ाया। इजारेदारी व्यवस्था की चर्चा भी हम करते हैं थोड़ा आगे। तो ये सारी चीजें उसने की। खुद को घोषित तौर पर यह नहीं कहा कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन बादशाह को, मुगल बादशाह को ये सारी बातें तो पता लगी गई थी, लग भी जाती हैं, कोई चीज़ें छिपी नहीं रहती हैं। आज के दौर में भी और पहले के दौर में भी कॉन्स्पिरेसीज का पूरा टाइम था ही वो, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने की और एक दूसरे के षड्यंत्र में मिलने की, ये सारी चीज़ें चली रही थी। तो मुगल बादशाह ने क्या किया, मोहम्मद शाह ने, कि इनको एक मुबारिश खान नाम के एक व्यक्ति को डेक्कन का सूबेदार बना करके कहा कि तुम जाओ ज्वाइन कर लो, यानी वहां तुम चले जाओ। मुबारिश खां चल दिए वहां से, जबकि चिनकिलिश खां यानी निजामुल मुल्क वहां ऑलरेडी था। उसको पता लग गया निजामुल मुल्क। तो इसमें एक जगह शकूर खेड़ा एक जगह है, वहां पे इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है। इसको कहा जाता है कि बैटल ऑफ शकूर खेड़ा। और इस शकूर खेड़ा की लड़ाई में 1724 में इसमें जीत होती है निज़ाम की और मुबारिस खान की हार होती है। मुबारिस खान मारे जाते हैं और फिर अपना पूरी तरीके से ये वही इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करता है, लेकिन इंडिपेंडेंस की घोषणा नहीं करता है। ये लड़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये किन्हीं दो शासकों के बीच में नहीं हो रही। ये लड़ाई एक ही राज्य के दो सामंतों के बीच में हो रही है और उसमें एक सामंत की जीत हो रही है, दूसरे सामंत की हार हो रही है। एक सामंत वो ओपनली सपोर्टेड बाय मुगल एम्पायर है, उसका खुले तौर पर मुगल शासक उसको समर्थन दे रहा है, और दूसरा जो है वो मुगल साम्राज्य के एक राज्य का सूबेदार है। ये इस दृष्टि से ये लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कई बार ये पूछा भी गया है कि बैटल ऑफ शकूर खेड़ा ये किनके किनके बीच में लड़ा गया था। 1748 में निजामुल मुल्क की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर हैदराबाद स्टेट आगे चलता रहता है और बाद में इस स्टेट को भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य में मिला लेती। दूसरा इंपॉर्टेंट राज्य जो मुगल शासन का था वो था अवध। अवध जो आजकल लखनऊ फैजाबाद के आसपास का इलाका है, उसको अवध कहा जाता था। अवध का क्षेत्र था ये। इसकी भी स्थापना जिसने की थी, सादत खान बुरहानुल मुल्क इनका नाम था। इन्होंने इसको 1722 में ये भी अवध के सूबेदार बनाए गए थे और इन्होंने भी बिल्कुल उसी तरीके से अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह से अपने राज्य को बना रखा था। उसी तरीके से राजा की ही तरह से ये काम करते थे, जैसे कि हैदराबाद में निजामुल मुल्क कर रहे थे। आपको याद होगा कि 1739 में जब करनाल में नादिर शाह के साथ ये लड़ाई हुई, नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था, तो जो मुगल बादशाह के जो सबसे इम्पोर्टेंट
सेनापति थे उनको बुलाया था। उनमें निज़ामुल मुल्क शिनकिलिश खां को भी बुलाया था और सआदत खां बुरहानुल मुल्क को भी बुलाया था। उसमें मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने एक तरह से वहाँ गद्दारी की। नादिर शाह के साथ उसने एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, एक समझौता कर लिया। समझौता ये कर लिया कि मैं आपको, अगर आप मुग़ल बादशाह, चूँकि निज़ामुल मुल्क की सआदत खां से नहीं बनती थी और निज़ामुल मुल्क उस समय मुग़ल बादशाह का ज़्यादा करीबी था, उसको वज़ीर उसने बना रखा था। तो सआदत खां ने सोचा कि हम इसकी जो ताकत है उसको कम कर दें। निज़ामुल मुल्क इस नादिर शाह को इन्होंने एक लालच दिया कि अगर तुम मुग़ल बादशाह के यहाँ धावा बोल देते हो तो वहाँ पे तुमको और भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। कुछ इन्होंने कमिटमेंट्स भी किए थे। जब नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण किया तो आपको मालूम है कि उसने पूरा लगभग 2 महीने रहा और पूरी दिल्ली को तहस-नहस कर दिया। जम करके उसको लूटा, कत्ले-आम किए, 20,000 से ज़्यादा आम लोग और सैनिक तो मारे ही गए, 20,000 से ज़्यादा आम लोग मारे गए। इस तरीके का उसने वहाँ पे अंधेरगर्दी कर दी थी। तो सआदत खां बुरहानुल मुल्क को ये पश्चाताप हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया इस तरीके सा, यानी एक तरह से वो अपनी इन सारी चीज़ों के लिए खुद को दोषी समझने लगा। अल्टीमेटली इन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली इसी पश्चाताप में। इनका एक जो कंट्रीब्यूशन है, मेन कंट्रीब्यूशन है, वो है रेवेन्यू सेटलमेंट का। बहुत बेहतर तरीके से अवध में रेवेन्यू सेटलमेंट का काम सआदत खान ने किया, जिसमें जो किसान थे, उनको बहुत उससे फ़ायदा मिल रहा था। हालाँकि इजारेदारी व्यवस्था कायम थी, लेकिन और टैक्स की रेट्स भी जो है बहुत कम नहीं थी। बावजूद इसके उनको सहूलियत थी, प्रॉपर तरीके से होता था, कोई मनमानी तरीके से नहीं उसको वसूल सकता था और जो वसूला जाता था वो सीधे अ, उसमें गवर्नमेंट के ट्रेज़री में आता था। इजारेदारी व्यवस्था दरअसल वो थी कि जिसको एक जो टैक्स कलेक्शन का काम था, मुग़ल बादशाहों ने ही शुरू किया था, उसको कुछ लोकल ज़मींदार वग़ैरह थे, लोकल कुछ लोग थे, उनको वो एक तरह से ठेके पर दे दिया जाता था, कि इतना एक रेवेन्यू का एक असेसमेंट लगा लिया गया कि इस गाँव से, इस जगह से इतना रेवेन्यू का कलेक्शन होना है। वो किसी एक व्यक्ति को दे दिया गया कि आप कलेक्ट करके इसको हमको दो, इसके बदले में हम आपको इतना पैसा देंगे। होता क्या था, उसका जो दुरुपयोग हुआ और उसका एक परसेंटेज उनको मिला करता था, लेकिन उसका दुरुपयोग ये हुआ कि जो असेसमेंट हुआ था कलेक्शन का उतना वो कर लेते थे, उससे ज़्यादा वो पीजेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते थे कि आप और ज़्यादा दीजिए। तो इससे जो किसान थे वो परेशान हो जाते। बड़ी इसकी जो बहुत बड़ी डीमेरिट थी वो ये थी। ये थी इजारेदारी व्यवस्था। तो रेवेन्यू सेटलमेंट का काम बहुत बेहतरीन तरीके से अवध में सआदत खां बुरहानुल सआदत खां के बाद सफदरजंग बनते हैं और सफदरजंग को तब तक निज़ामुल मुल्क पूरी तरीके से अब हैदराबाद में इस्टेब्लिश हो चुका था, सेटल हो चुका था। सफदरजंग को वज़ीर बनाया जाता है मुग़ल साम्राज्य में 1748 में और तब तक मोहम्मद शाह का शासन था ही। उसके बाद एक इनकी और उपलब्धि होती है कि इन्होंने इलाहाबाद का जो इलाका था उसको भी अवध साम्राज्य में मिला लिया। किसने? सफदरजंग में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध के किस नवाब ने इलाहाबाद को अपने राज्य में मिलाया था, अवध में मिला? तो वो थे सफदरजंग। देन शुजाउद्दौला का नाम आता है। शुजाउद्दौला का शासन पीरियड तो ठीक-ठाक रहा 20 साल, 21 साल, लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आसफुद्दौला का बहुत इम्पोर्टेंट रहा। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताना भूल गया कि अवध के शासकों की जो कैपिटल थी, वो थी फैज़ाबाद। ये फैज़ाबाद शहर है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर, जहाँ पे अयोध्या है और अब फैज़ाबाद शहर का अस्तित्व खत्म हो गया है। अब अयोध्या को ही, इस ज़िले का नाम ही अब अयोध्या कर दिया गया। ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो है तो जान लीजिए। यानी जो फैज़ाबाद ज़िला था और उसी ज़िले में अयोध्या कस्बा आता था, अब इस ज़िले का नाम बदल दिया गया है और बदल करके पूरे फैज़ाबाद को ही अब अयोध्या कहा जाता है। तो अयोध्या नाम से ही अब वो ज़िला हो गया है। तो फैज़ाबाद इनकी पहले राजधानी थी किसकी? अवध के नवाबों की।
आसफुद्दौला ने लखनऊ शहर बसाया और लखनऊ को अपनी राजधानी। और इनके टाइम में जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कला, संस्कृति और इन सब में इन लोगों के शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई। बहुत ज़्यादा बहुत सारे कलाकारों को यहाँ पे संरक्षण मिला, लोग रहे, नई-नई चीज़ें आईं। भले ही शासन की दृष्टि से पॉलिटिकली इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से अगर देखें तो बड़ा रिच टाइम पीरियड था इन लोगों का। तो कैपिटल किसने शिफ्ट की फैजाबाद से लखनऊ? वो आसफुद्दौला ने की। और वहाँ आजकल लखनऊ में इस समय जो भी बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं, उन सब का भी निर्माण आसफुद्दौला और वाजिद अली शाह ने ही कराया था। वाजिद अली शाह इनके बाद आए और ये लास्ट नवाब थे। इन्हीं नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो 1857 में जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया था। और फिर इन्हीं के शासन को जो है वो डलहौजी ने अपने ब्रिटिश उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मिला लिया था। तो ये अवध के नवाबों की कहानी है। उसके बाद बंगाल आता है। बंगाल भी उस समय का बंगाल शुरू से ही बहुत रिच स्टेट रहा। उसी टाइम पीरियड में मोहम्मद शाह के समय में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जो अलग हो गए, एक तरीके से अलग हो गए थे। उसी में तीसरा है बंगाल है। मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में ये अलग हुआ। मुर्शीद कुली खान ने भी एक शहर बसाया जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। पहले कैपिटल इनकी हुआ करती थी सूबे की, पहले एक सूबा था मुगल साम्राज्य का, तो इस सूबे की कैपिटल हुआ करती थी मुर्शिदाबाद और ढाका हुआ करती थी, उसको शिफ्ट किया मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद में। मुर्शीद कुली खान ने भी सादत खां, बुरहानुल मुल्क और निज़ामुल मुल्क की तरह से जो लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट होता है उसमें बहुत इन लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन को लेकर के इन लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किए ताकि किसानों को परेशान ना होना पड़े। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट काम ये था कि इन्होंने जो जागीर लैंड्स थी उनको खालसा लैंड्स में बदला। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि खालसा लैंड क्या होता है। जागीर लैंड तो आप समझ रहे हैं कि जो जागीरदारी, जो किसी जागीरदार के कब्जे में जो ज़मीन है वो जागीर लैंड हो गई, यानी उस पर टैक्स कलेक्शन का काम वो जागीरदार करता था। और वह वहाँ पे उसके पास जागीरदार और इजारेदार में फ़र्क ये था कि जागीरदार के पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी हुआ करते थे, बट इजारेदार के पास नहीं हुआ करते। तो जागीर लैंड्स जो थी, यानी जागीरदारों के पास जो लैंड थी उसको खालसा लैंड में परिवर्तित कर दिया गया। खालसा लैंड उसको कहते थे जो कि जिसका रेवेन्यू कलेक्शन सीधे स्टेट किया करती थी, यानी डायरेक्टली ये लोग जागीरदार ना करके सीधे उसका नवाब किया करते थे, बंगाल के नवाब। तो वो लैंड क्या थी? खालसा लैंड थी। तो ज्यादा से ज्यादा जागीर लैंड को खालसा लैंड में कन्वर्ट करने का काम मुर्शीद कुली खान ने। फायदा इसका क्या हुआ कि फायदा इसका ये हुआ कि किसानों को डायरेक्टली टैक्स उनको देना पड़ता था, स्टेट को देना पड़ता था, यानी जो स्टेट के वर्कर थे। तो जागीरदार अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, ना तो ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और ना ही इसके लिए उनको बाध्य कर सकते थे, परेशान कर सकते थे। एक बात जरूर है कि इजारेदारी व्यवस्था को इन्होंने भी बढ़ाया। जागीरदारी जरूर खत्म की, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उन्होंने इजारेदार अपॉइंट किए, बड़ी संख्या में किए। और जो काम जागीरदार करते थे फिर वो काम इजारेदारों ने करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इस व्यवस्था से कंपैरेटिवली ये वाली व्यवस्था बेहतर थी। एक तकावी एक शब्द आता है और कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, अच्छे से आप याद रखिएगा। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन मुर्शीद कुली खान ने किया। तकावी दरअसल एक तरह का क्रॉप लोन है, फसल पर के लिए ये एक कर्ज था जो दिया जाता था सरकार की ओर। यानी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार उस वक्त लोगों को फसल लगाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ लोन देती थी, उसको तकावी कहते हैं। ठीक है ना? तकावी जो था ये क्रॉप लोन थी। इनकी जो एक डीमेरिट कह लीजिए मुर्शीद कुली खां की स्पेशली, हालांकि वो पूरे बंगाल के नवाबों पे बैठती है, लेकिन मुर्शीद कुली खां के बारे में, चूंकि ये बहुत टैलेंटेड थे, इसीलिए दरबार से यहाँ चले आए कि यहाँ मैं अपने स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से वो
डेवलप कर सकूँगा और किया भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया। लेकिन थोड़ी-सी जो फार साइटेडनेस होती है वो इनके अंदर नहीं थी, यानी दूरदर्शिता का अभाव था। किस तरीके से? ये वही समय था जब फ्रेंच कंपनियाँ, यूरोपियन कंपनियाँ बंगाल में आ रही थी, देश के दूसरे हिस्सों में भी जा रही थी। लेकिन ये उनके मकसद को समझ पाने में नाकाम रहे। ये उस समय इतने ताकतवर थे कि उनको वहीं पर भाँप करके उनकी मंशा को उनको सप्रेस कर सकते थे। लेकिन ऐसा ये भाँप नहीं पाए। इनको ये लगा कि ये तो छोटी-मोटी कंपनियाँ हैं, कमर्शियल कंपनियाँ हैं, अपना व्यापार करने आई हैं, व्यापार करके चली जाएँगी, ये क्या कर सकती है? ये कौन-सी हमको चुनौती देने वाली? ये बात ये लोग नहीं समझ पाए, बंगाल के नवाब। और उन्होंने उनको काफ़ी फ़ायदे दिए। यानी वो जब अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए अपनी सेना का भी इस्तेमाल करते थे, तब भी इन लोगों ने उस तरीके से उनको दखल नहीं दिया या उनको सप्रेस नहीं किया, जितना इनको देना चाहिए था और जितना ये कर सकते थे। तब इनकी कैपेबिलिटी उस तरह की थी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मुर्शीद कुली खान ने फ्रेंच कंपनी को और ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ को फ़ोर्टिफ़ाई करने की इजाज़त नहीं दी, किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी। ये एक काम इन्होंने किया कि कहा कि आपको व्यापार, वाणिज्य सब करिए, लेकिन आप किलेबंदी मत करिए। हालाँकि बाद में बंगाल के नवाबों ने वो परमिशन भी दे दी और फिर रिज़ल्ट जो हुआ वो सबके सामने है। मुर्शीद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन थे, फिर सरफराज खान बंगाल के नवाब बने, अली वर्दी खान नवाब बने। वर्दी खान के समय में ब्लैक होल ट्रेजेडी एक बहुत बड़ी घटना थी जो होती है अंग्रेजों के समय की, और इसमें यूरोपियन कहा जाता है कि छोटे से कमरे में करीब कई सारे लोगों को बंद करके रख दिया और उनमें से ज़्यादातर लोग मर गए घुटन से और दम घुटने से। और ये बहुत बड़ी इतिहास में एक घटना मानी जाती है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सीरियसली लिया, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की। फिर बाद में आपको पता ही है कि अंततोगत्वा फिर बैटल ऑफ प्लासी होता है जिसमें फाइनली बंगाल वो आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के। एक खास बात और है कि ये जो नवाब थे, चाहे ये हों या फिर निज़ाम हों, अवध हों, ये लोग एक तरफ तो यूरोपियन कंपनियों से स्ट्रगल कर रहे थे और दूसरी ओर इनको अपने नेबरिंग जो स्टेट्स थे, उनके साथ भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जैसे बंगाल के लोगों को मराठाओं के साथ सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष का नतीजा क्या हुआ, चूँकि मराठे उस समय धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, मजबूत हो रहे थे, तो उड़ीसा को इन्हें देना पड़ गया। उड़ीसा जो है वो दे दिया गया किसको? अ, बंगाल के नवाबों को देना पड़ा मराठों को। तो मराठों से इनका संघर्ष काफ़ी दिनों तक हुआ और एक तरह से इन्हीं की हार हुई, मराठे मजबूत पड़े। बंगाल, अवध और दक्कन के बाद या हैदराबाद के बाद जो अगला स्टेट इम्पॉर्टेंट है वो है कर्नाटक और मैसूर। मैसूर जिसको कहते हैं, कर्नाटक के स्टेट था, मैसूर उनकी कैपिटल थी। और इस स्टेट में ये दक्षिण भारत में है कर्नाटक, आपको मालूम ही है। पहले क्या था, जो मेडिवल पीरियड है उसमें ये विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता। उस 18th सेंचुरी में यहाँ चिक्का कृष्णराज नाम के राजा शासन कर रहे थे, लेकिन ये कमज़ोर शासक थे। इनके दो सलाहकार थे या वजीर थे, जिनमें एक का नाम था नंजराज और दूसरे का नाम था देवराज या दुलवई भी इसको कहते थे। ये थे तो इनके सेना ये सहायक थे, एडवाइज़र थे, लेकिन एक्चुअली जो उस समय 18th सेंचुरी में मैसूर का शासन था वो इन्हीं के हाथों में था। नाम मात्र को चिक्का कृष्णराज राजा थे। हैदर अली वहाँ एक उभरता है व्यक्ति जिसने बाद में इनके साम्राज्य को ही पूरा खत्म करके खुद हथिया लिया पूरा साम्राज्य। काबिल आदमी था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, सामान्य सिपाही था मैसूर राज्य में। और लेकिन
धीरे-धीरे ये मजबूत होता गया, सेनापति बना उसी राज्य में, जिस राज्य में एक सिपाही था। सेनापति बनने के बाद इसने डिंडीगुल में एक आर्मरी की स्थापना की, जिसको हिंदी में कहते हैं शस्त्रागार। शस्त्रागार में शस्त्र रखे गए थे बहुत बड़ी संख्या में, और बहुत सारे शस्त्र वहां पे बनाए भी जाते थे। तो शस्त्रागार की स्थापना की डिंडीगुल में। ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं कि डिंडीगुल में आर्मरी किसने स्थापित की थी। हैदर अली ने की थी। कब की थी? 1755 में की थी। और ये प्लेस भी पूछा जाता है कि डिंडीगुल में की थी। और कुछ ही दिनों के बाद फिर 1761 में हैदर अली अल्टीमेटली वहां के जो इन लोगों का नंजराज और देवराज का साम्राज्य था, इसको खत्म कर दिया चिक्का कृष्णराज की मौत के बाद, और मैसूर का शासक बन गया। ठीक है ना, सुल्तान बन गया। 1782 तक शासन किया, बहुत बढ़िया शासन किया, बहुत अच्छा टाइम पीरियड था मैसूर का। उसने बहुत जो किसानों के ऊपर लैंड सेटलमेंट बेहतर तरीके से किया, किसानों से टैक्स वसूली में बहुत ही एक जो कह लीजिए कि मॉडरेट वे होता है, एक बहुत कायदे से जो वसूली करने का, यानी किसानों को भारी भी न पड़े और राज्य को रेवेन्यू मिल भी जाए, उस तरीके की नीति अपनाई। मजबूत अपनी सेना को मजबूत किया, बहुत सारे काम किए हैदर अली ने। अच्छे शासक के रूप में याद किया जाता है इनको। और 1782 में एंग्लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लगातार बाद में ये स्ट्रगल करते रहे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा मराठों और निज़ाम के साथ भी, मराठों से तो हो ही रहा था, जो बगल के पड़ोसी राज्य के थे, निज़ामुल मुल्क का साम्राज्य था, यानी जो हैदराबाद का राज्य था, उनके साथ भी इनको लगातार स्ट्रगल करना पड़ा हैदर अली को। और 1782 में ही डाइड ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो ब्रिटिश वॉर। माफ कीजिएगा, एंग्लो कर्नाटक वार, यानी जो एंग्लो मैसूर या एंग्लो कर्नाटक इसको कहते हैं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्नाटक राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ। 4 लड़ाइयाँ हुई, 2 हैदर अली ने लड़ी और 2 टीपू सुल्तान ने लड़ी। दूसरी लड़ाई में हैदर अली की मौत होती है और चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। हैदर अली के बाद हैदर अली का बेटा बनता है टीपू सुल्तान, जिसका नाम है, बहुत अच्छे तरीके सुना होगा। ये भी बहुत ही काबिल शासक था और बहुत इनोवेटिव था। 1799 में ये श्रीरंगपट्टम का जो किला था मैसूर का, वहीं पे लड़ते हुए मारा गया अंग्रेज़ों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और फिर इनका जो राज्य था ईस्ट इंडिया कंपनी में समाहित कर लिया गया। इनोवेटिव इस वे में कि कई नई चीज़ें शुरू की। एक तो जो आर्मरी स्थापित की थी हैदर अली ने, इसने उसको बहुत बढ़ाया। और कई सारे जो ये थे औजार थे, जो सेना में इक्विपमेंट्स थे, उनको बनाने की फैक्ट्री भी लगाई टीपू सुल्तान ने। नया कैलेंडर शुरू किया, नए तरीके के सिक्के ढालने की एक प्रथा शुरू की। और मेजरमेंट की नई यूनिट की शुरुआत की। उस समय की टीपू सुल्तान की खासियत ये थी कि इसकी लाइब्रेरी में उस समय की, ये कहा जाता है कि जितनी भी मॉडर्न बुक्स थी वो सारी की सारी थी, और तमाम धर्म, दर्शन, फिलॉसफी, इन सब से रिलेटेड और बहुत सी किताबें तो थी ही। जितनी उस समय मोस्ट मॉडर्न बुक हो सकती थी, वो सारी की सारी भी टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी में मिल सकती थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था टीपू सुल्तान, और ये जैकोबिन क्लब का भी मेंबर था। जैकोबिन क्लब भी एक्चुअली यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित लोगों का एक क्लब था, जिसमें ये सारे लोग उसकी प्रशंसा करते थे, यानी उसको बहुत बेहतर मानते थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और सिमिलरिटी है, वो इक्वेलिटी है, इन सब की जो चर्चा की जाती थी, यही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेन बातें। इनमें जो आस्था रखते थे, इनकी जो प्रशंसा करते थे, या इनको लेकर के जो बहुत बातें हुआ करती थी, एक तरह से वो मॉडर्न लोग थे, उनका मेंबर था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जागीरदारी प्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और जो इस टैक्स कलेक्शन है,
वो डायरेक्टली करने लगा। इससे दोनों फायदा हुआ, जागीरदारी को खत्म हुई और स्टेट का रेवेन्यू बढ़ गया। वेल इक्विप्ड आर्मी थी ही इनके पास, उसको और बढ़ाया। ट्राई टू इस्टेब्लिश नेवी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आता है एग्जाम में, कि एक नौसेना की शुरुआत करने की कोशिश की। कई सारी नावें थी, वो बन गई थी, जो इक्विप्ड नावें थी, यानी एक जो नौसेना की जो चीज़ें होती हैं, जो उसकी ज़रूरतें होती हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से उसको नहीं कर पाया, क्योंकि 1799 में कम एज में ही इसकी मृत्यु हो गई युद्ध लड़ते समय। लेकिन शुरुआत उसकी कर दी थी और उसमें काफ़ी आगे तक है। इसके मरने के बाद, टीपू सुल्तान के मरने के बाद, कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि अंग्रेज ऑफिसर ये देख करके दंग रह गए कि इसके राज्य में, यानी मैसूर राज्य में जो किसान थे, वो उन राज्यों की तुलना में ज्यादा खुशहाल थे जो कि ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इलाके थे, स्टेट्स थे। यानी इनका जो टीपू सुल्तान का रेवेन्यू सेटलमेंट था, हैदर अली का था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग समझते थे कि उन्हीं का जो अपना तरीका है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो बेहतर है, किसान बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जब यहाँ सर्वे करवाया गया टीपू सुल्तान के इलाके में, तो पता चला कि द पीजेंट्स वेयर मोर हैप्पी इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स विच वेयर ऑक्यूपाइड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। कर्नाटक के बाद फिर और भी कुछ छोटे राज्य थे। अब आते हैं राजपूत आते हैं, और राजपूताना का जो इलाका था उसमें उस समय जो 18th सेंचुरी में मुख्य रूप से थे, वो थे आमेर के राजा जयसिंह। जयसिंह की खासियत ये थी कि जयसिंह बहुत जो है एक तरह से वो विज्ञान प्रेमी व्यक्ति थे, खुद भी विज्ञान का, साइंस का उन्हें बड़ा नॉलेज था, एस्ट्रोनॉमी की जानकारी थी उन्हें, ज्योतिष जानते थे, बहुत काबिल आदमी थे। जयपुर शहर की भी स्थापना, जो इसके फाउंडर यही है, वो जयसिंह ही है। इन्होंने 4 अलग अलग शहरों में ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, जो कि ज्योतिषीय गणना उससे की जाती है, वो आज भी मौजूद हैं। जयपुर में बनवाई, दिल्ली में बनवाई, उज्जैन में बनवाई और मथुरा में बनवाई। इसके अलावा इन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम से एक एस्ट्रोलॉजी की किताब भी लिखी हुई। तो जिज मोहम्मद शाही बुक जो है किसने लिखी है? जय सिंह ने। और ये इसका कंटेंट क्या है? ये है एस्ट्रोलॉजी है, याद रखे रहिएगा। ये जो समय था यूरोपियंस के आगमन के जस्ट पहले का, उसमें जाट जो थे, बेसिकली ये 17th सेंचुरी के आसपास ये वहाँ के नेटिव लोग थे, मथुरा जयपुर के आसपास के लोग थे, दिल्ली मथुरा के आसपास के कुछ किसान थे। इन्होंने संगठित होकर के विद्रोह करना शुरू कर दिया था, किसके? मुगल शासकों के खिलाफ। मुगल शासक या मुगल नवाब जो इनके यहाँ हुआ करते थे। करते करते फिर ये संगठन थोड़ा और मजबूत हो गया, और बदन सिंह चूड़ामन जो थे, चूड़ामन और उनके भतीजे बदन सिंह, इन लोगों ने फाइनली भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की 18th सेंचुरी में। ये भरतपुर को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, राज्य बनाया, उसको वहाँ पे किले बनाए, उसको जीता, फिर वहाँ से ये शासन करते रहे। और इनका शासन आसपास में काफ़ी दूर था, आगरा, मथुरा, दिल्ली के करीब तक, उसके अलावा हरियाणा के कुछ इलाकों में, जयपुर, ये जयपुर के आसपास के इलाकों में, यानी जो पूरा का पूरा एक जाट लैंड है, उसको इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया। बहुत लंबा ये नहीं चला, क्योंकि इनको आसपास अपने कई तरह से संघर्ष करना पड़ रहा था। मुगलों से तो संघर्ष करना ही पड़ रहा था, उसके अलावा जो यूरोपियन कंपनियां थी उनसे भी संघर्ष करना पड़ रहा था। इनके पास अपने कोई रेवेन्यू के सोर्सेस थे नहीं, तो उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। लेकिन लगभग 1 शताब्दी तक इनका अपना शासन कायम रहा। अल्टीमेटली फिर 1763 में सूरजमल के बाद, जो लास्ट जाट रूलर थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कमजोर होता गया और फिर मिला लिया गया ब्रिटिश एम्पायर में। रोहिला थे ये, उत्तर प्रदेश में जो रुहेलखंड का इलाका है, बरेली के आसपास का इलाका है, वहाँ पे इनका शासन था। अली मोहम्मद खान नाम के एक व्यक्ति ने रोहेला राज्य की स्थापना की थी, और बरेली इनकी राजधानी थी। बाद में ये राजधानी या कैपिटल हो गई रामपुर। सिखों से स्ट्रगल
होता रहा मुगल बादशाहों का। औरंगजेब के टाइम में भी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों से लगातार उनका संघर्ष चलता रहा। औरंगजेब के मरने के 1 साल बाद ही गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हो गई। हालांकि सिखों को जो एक सैनिक ताकत के रूप में यूनाइट करने का काम पहले हरगोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह से भी पहले। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने उसको और ज्यादा बढ़ाया, काफी ज्यादा इनका कह लीजिए कि प्रभाव हो गया। सेना भी बढ़ गई, यानी सैनिक जो इन्होंने तैयार किए उनकी संख्या भी ज्यादा हो गई और एक तरह से उन्होंने अपना राज्य भी स्थापित कर लिया। लेकिन लेटर मुगल पीरियड में फिर ये सारी चीजें बिखर गए। जो सिख संगठित हुए थे गुरु गोविंद सिंह के समय में और फिर उसके बाद बंदा बहादुर के समय में, वो धीरे धीरे बिखर गए। बिखर करके वो 12 समूहों में बट गए और इनको समूहों को कहा जाता था मिसल। ये मिसल कहा जाता था। 12 मिसलों में बट गए। इन्हीं में से एक मिसल के सरदार थे रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जिनको कहते हैं। तो पंजाब में इन्होंने जो अपना शासन स्थापित किया, उसमें फिर ये सारे के सारे जो मिसल थे, बटे हुए थे, वो सब एकजुट होकर के वो पंजाब में एक सिख साम्राज्य की स्थापना हुई। 1800 तक, यानी जो 19th सेंचुरी के आसपास तक है शुरुआती दौर में, तब तक इनका चला। बाद में फिर इस साम्राज्य को भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। रणजीत सिंह के साम्राज्य की कई उपलब्धियां हैं और एक तो ये भी बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही टैलेंटेड शासक थे, उनकी गणना होती है। लेकिन एक डिमेरिट इनकी थी कि अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये किसी भी तरीके का स्ट्रगल करना इन्होंने ठीक नहीं समझा। इनको ये लगा कि इसमें उलझेंगे तो हम अपने राज्य की प्रजा की तमाम परेशानियों को शायद नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये इनकी दूरदर्शिता की कमी थी। इसलिए कमी थी कि बाद में इनके जो सक्सेसर्स थे, फिर उनको इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी से इनको परेशानी होती रही, इनके सक्सेसर्स को। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये हरा दिए गए और इनका राज्य भी मिला लिया गया ब्रिटिश राज्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये रणजीत सिंह के बाद ये मीन्स जो नॉर्दर्न इंडिया के ये स्टेट्स हैं, जाट हैं, रोहिला हैं, सिख हैं, इन सब के बाद ये चीज़ आपको इसलिए याद रखनी है। एक बार आप मैप देखिए और मैप में आप सोचिए कि ये सारे जगह कहाँ पर हैं और किस तरीके से फिर जब हम लोग यूरोपियन कंपनीज की चर्चा करेंगे कि वो कैसे आती हैं, कैसे उनका स्ट्रगल होता है, तब ये आपको फिर समझ में आएगी कि इन राज्यों के साथ कैसे वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनका संघर्ष हो रहा है और धीरे धीरे एक एक करके ये सारे राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चले जाते हैं। इनके बाद जो सबसे और इम्पॉर्टेंट उस समय का स्टेट है वो है मराठे। तो मराठाओं की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे और अगली क्लास में ही संभव होगा कि हम इस टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, उसकी भी चर्चा करें, क्योंकि इन जगहों से भी तमाम सारे क्वेश्चंस उठते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में खास तौर पर। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मराठों की बात करेंगे और इस 18th सेंचुरी में किस तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी। राजनीतिक परिस्थितियां आपने पढ़ ही लिया है और परिस्थितियां जो भी हैं। लास्ट में हम आपको एक बार फिर ये बताना चाहेंगे कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। इसके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए। और जब आप ये करेंगे तो इसमें इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, SM123। जब सब्सक्राइब करें आप अनअकैडमी को तो इस कोड के साथ, इस रेफरल कोड के साथ सब्सक्राइब करिए, SM123। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।